जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेन चेंग वो लिंगयान पवेलियन में गया था। वहां पर वो एल्डर वांग जीसी से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहता हूँ, तो ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एल्डर वांग जीसी उसे बताता है कि अगर तुम अपने डेस्टिनी स्टार को बदलना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ मौजूद एक थ्रेड को चेंज करना होगा, जो कि एक स्टार से दूसरे स्टार को कनेक्ट करता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि ये स्पिरिचुअल थ्रेड नजर नहीं आता और वो उसे दूसरा मेथड बताता है जिसके जरिए उसे किसी अपने रिलेटिव की कुर्बानी देनी होगी और उसकी फेट को ही अपनी फेट बनाना होगा। मगर ये चीज चेन शेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इन दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो सीधा गुओ हानशी से जाकर मिलता है। तो गुओ हानशी उससे कहता है कि हम लोग हेवनली बुक पवेलियन जा रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिल जाए। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से हेवनली बुक पवेलियन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बड़ी सी सोड लगी होती है और उसके पीछे एक हेवनली बॉडी अपीयर होती है जो कि साइज में बहुत ही बड़ी होती है और उसे देखकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये ओरा तो एक टॉम गार्डियन का है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जायंट वॉरियर हान किंग है जो कि हेवनली बुक का फाउंडिंग जनरल है। और वहां पे मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि हेवनली बुक पवेलियन में न जाने कितने ही ऐसे मास्टर्स मौजूद हैं। कहा जाता है कि उनके अंडर में जो भी शख्स कल्टीवेशन करता है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है और बहुत ही कम पीरियड में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हासिल कर लेता है। ये कहने के बाद फिर दूसरा वॉरियर कहता है कि चलो तो फिर हम लोग फौरन से चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे रह जाएं। गुओ हानशी देखता है कि चेन शेंग अपने साथियों के साथ अभी अभी वहां पर आया है, तो वो उसे ग्रीट करता है और वहां से आगे चला जाता है। जिसके बाद 1036 कहता है कि हम लोगों को भी जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हेवनली बुक पवेलियन में हजारों में से सिर्फ कोई एक ही है जो कि वहां कल्टीवेट कर पाता है। अचानक चेन शेंग को याद आता है कि मास्टर वांग जीसी ने उसे बताया था कि उसकी किस्मत उसके अपनों के साथ जुड़ी हुई है। उसे सिर्फ फैसला चॉइस का करना है कि उसे किस तरह की कुर्बानी देनी है। क्या वो अपनी किस्मत को हराने के लिए अपने साथियों की किस्मत को कुर्बान करेगा। मगर टैंक 36 देखता है कि चेन शेंग अभी भी वहीं पे ही खड़ा हुआ है, जिस पर वो कहता है कि क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रहे। तो चेन शेंग कहता है कुछ नहीं, बस तुम लोग चलो, मैं भी आ रहा हूँ। मगर टैंक 36 उसे पकड़कर कहता है कि चलो कहीं हम लोग पीछे न रह जाए। जब वो लोग वहां पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन लोगों को बहुत ही अच्छी सीनरी दिखाई देती है, जिस पर लुवो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये जगह आज तक की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। हेवनली बुक फॉरेस्ट के बारे में मैंने जो कुछ सुना था सच में ये वाकई उतना ही खूबसूरत है। मगर चेन शेंग वो अभी भी अपनी फेट को चेंज करने के बारे में ही सोच रहा था कि मेरे ब्रदर ने और मेरे मास्टर ने अपनी फेट को चेंज किया है, उनके पास भी अपनी किस्मत को बदलने के अलग अलग मेथड से, पर मेरा हार्ट वो अभी भी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ, मैं बस अपनी लाइफ कंप्लीट करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद हमें उस हेवनली जनरल को दिखाया जाता है, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी डिसअपियर हो जाती है और सारे ही लोग उस पवेलियन में आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे मौजूद एक एल्डर उन लोगों से कहता है कि जब से तुम लोग हेवनली बुक स्पिरिचुअल रियलम में आए हो उसके बाद से अब तुम्हारा बाहर की दुनिया से कनेक्शन खत्म हो गया है और मैं इस हेवनली पवेलियन का एक मैनेजर हूँ। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस हेवनली बुक रियलम में 18 माउंटेन है और हर माउंटेन के अलग अलग स्टाइल मौजूद हैं और हर जगह तुम्हें अलग अलग किस्म के मेरियाद रियलम या फिर कल्टीवेशन मेथड्स मिलेंगे। मगर उनसे पहले ही तुम्हें अलग अलग तरह के ट्रायल्स से होकर गुजरना होगा। अगर तुम लोग उन माउंटेन्स में जाने से पहले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो तो तुम लोग उस ट्रायल के लिए सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर तुम लोग 18 के 18 कल्टीवेशन पाथ को आराम से सॉल्व कर लेते हो तो तुम लोग डिवाइन पाथ को अचीव कर लोगे। वो मास्टर उन लोगों को सारी की सारी सिचुएशन बता देता है, जिसके बाद वो सारे डिसाइपल अब अपनी अगली मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ डिसाइपल्स कह रहे थे कि डाओ ऑफ यूनिवर्स और द ग्रेट यू ये अब तक का सबसे ग्रेट मास्टर है। उस मास्टर से न जाने कितने ही जीनियस डिसाइपल्स ने फाइट की है, मगर आज तक कोई भी उससे नहीं जीत पाया। और आज हम लोग डिवाइन
पाथ में जाकर वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। वो एल्डर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो भी जानता था कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। मगर श्वानी गुआनपो कहता है ये जगह काफी ज्यादा फ्रेश और नेचुरल है, यहाँ पे आके मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। ये जगह बिल्कुल हमारे डीमन रियलम की तरह है। मगर टैंक 36 कहता है कि तुमने इस तरह की खूबसूरत जगह शायद ही पहले कभी देखी होगी, क्योंकि ये हमारे कैपिटल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ तुम्हें हर जगह कोई ना कोई खास टेक्निक नजर आएगी, मगर यहाँ पर चेन शेंग को अचानक से कोई विजुअल दिखाई देता है जिसमें वो एक ओल्ड मैन को और उसके डिसाइपल को देखता है। वो लोग बिल्कुल पागलों की तरह हरकत कर रहे होते हैं, जैसे कि उनका दिमाग खराब हो चुका हो और वो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मगर चेन शेंग के साथी उसे बुलाते हैं तो वो फौरन से उन लोगों के साथ चला जाता है। जिसके बाद वो लोग फौरन से एक माउंटेन के ऊपर जाते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेले को देखने वाले हैं। जब वो लोग फर्स्ट स्टेले को देखने के लिए ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर दो और लोग खड़े हुए होते हैं और वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर उन लोगों को बताता है कि आप लोग कैनलिंग में आ चुके हैं। अब आप लोगों को जाओ किंग स्टेले को ढूंढना है, वो यहाँ पर आसपास ही मौजूद है। ये सुनकर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि उन लोगों को वो जगह खुद से ढूंढनी है, इसमें तो काफी मजा आएगा। मगर लुवो वो चेन शेंग को देखती है कि वो काफी परेशान है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मास्टर आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो चेन शेंग कहता है मैं वो सब कुछ सोच रहा हूँ जिसके बारे में तुम लोग शायद कभी भी नहीं सोचोगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। इतने में श्वानी गुआनपो आता है और वो कहता है कि मास्टर जो बातें क्लियर है ही नहीं उनके बारे में सोचकर क्या फायदा, बेहतर यही है कि जो चीजें अभी मौजूद हैं उनके बारे में सोचिए। हम लोग चल के कुछ ड्रिंक करते हैं। मगर टैंक 36 कहता है कि हमें उन लीशियन वाले डिसाइपल से पहले जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमसे पहले ही वहां पहुंच जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ कल्टीवेटर्स एक जगह बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वहां पे एक बंदा एक गोल्ड स्टोन लाकर अपने मास्टर को देता है, जिस पर उसका मास्टर कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। इतने में वहां पर बाकी के लोग भी आ पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि शायद यही सीनियर जाओ किंग स्टेली है। अचानक वहां पे मौजूद एक डिसाइपल वो भागते हुए अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मगर उसका सीनियर उस पर बहुत ज्यादा भड़कता है और कहता है कि तुम रूल्स तो भूल गए हो। ये देखकर वो डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा घबरा गया था, प्लीज आप मुझे ये सब कुछ सॉल्व करने दीजिए। ये सुनते ही वो मास्टर उसे एक जोरदार पंच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम एक नंबर के भिखारी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह सॉल्व कर पाओगे। ये कहने के साथ वो जैसे उसे पंच मारता है तो अचानक यहाँ पर लिशन सेक की वो लड़की उसका पंच रोक देती है और कहती है कि हेवनली बुक माउंटेन के लोग तुम लोग पागल तो नहीं हो, तुम लोग किसी भी वीक बंदे को इस तरह बुली कैसे कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और कहता है कि हम लोग कैसे बुली कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीनियर्स हैं और यहाँ के रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा हम उसे सबक सिखाएंगे। ये कहने के साथ वो फौरन से अपना एक नाइफ निकालता है और उस लड़की से कहता है कि मैं पहले ही 4 स्टेली पजल्स को सॉल्व कर चुका हूँ। ये कहते ही वो बंदा अपने नाइफ के जरिए हमला कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा सा डर गई थी। मगर अचानक से वहां पर वही गोल्डन क्रोबार्ड आ जाता है, जिससे वो उन नाइफ्स को बहुत ही आराम से पीछे धकेल देता है। ये देखकर वहां मौजूद वो सीनियर भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। मगर हमें दिखाया जाता है गुआ हानशी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वहां पहुंच गया था और बाकी के ब्रदर्स भी उन लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर वो सीनियर कहता है कि एक टोंग्यू रियलम का वॉरियर बाकी लो लेवल के कल्टीवेटर से लगता है न्यू बेच के जितने भी डिसाइपल्स हैं ये सारे के सारे काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलो हमें भी दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस सीनियर के बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं और जैसे ही वो सब के सब लोग एक साथ ही हमला करना शुरू कर देते हैं तो वो सारे के सारे अटैक सीधे उन लोगों की तरफ जा रहे थे और गुआ हानशी देखता है वो सारे ही टोंग्यू रियलम के वॉरियर्स हैं। मगर उसके बावजूद भी वो उन लोगों के अटैक्स को रोक रहे थे, मगर क्योंकि वो लोग उन लोगों से थोड़े से ज्यादा ताकतवर होते हैं तो इसलिए उन लोगों के पास थोड़ी सी पावर और स्पीड ज्यादा होती है। गुआ हानशी उन लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से मुकाबला भी कर रहा होता है, मगर पीछे से कोई उस पर अचानक एनर्जी अटैक करता है तो वहां पर चेन शेंग उस अटैक को आकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर गुआ हानशी भी काफी खुश होता है और वहां पर चेन शेंग के बाकी साथी भी आते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए बाकी सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह लिशियन सेक्ट और नेशनल अकेडमी अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े
हुए थे। और हमें दिखाया जाता है फिर वहां पर बहुत ज्यादा डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है और वो सीनियर उन लोगों से कहता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे नए आए हो और तुम्हें रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जो सबक तुम्हें सिखाया जा रहा है ये स्पिरिचुअल रियलम में एंटर करने का सबसे पहला सबक है। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहला सबक सिखाऊंगा। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग फिर से अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करना शुरू करते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी को कंबाइन करके उन लोगों को एक बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर बंद कर देते हैं। वो फॉर्मेशन एरे इतना ताकतवर होता है कि वो सबके सब लोगों को एक ही फॉर्मेशन एरे के अंदर लॉक कर देता है। ये देखकर वो लड़की उस एरे को तोड़ने के लिए अपनी सोर्ड से जैसे ही वार करती है तो वो एरे उसे वापस पीछे धकेल देता है, जिस पर वो लड़की भी काफी सरप्राइज होती है। और यहाँ पर चेन चेंग वो उन लोगों से कहता है कि हेवनली बुक पवेलियन वो असल में नॉलेज है, ना कि वो कोई वेपन या कोई टेक्निक है। आप लोग इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। जी सुनते ही वो सीनियर उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, मगर इस माउंटेन के फाउंडिंग एम्परर की सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। उसने ही सारे के सारे स्पिरिचुअल माउंटेन्स और नॉलेज को एस्टेब्लिश किया है। अगर तुम उसकी बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा सबक सिखाकर बहुत ही अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पर्सनली भी इसके लिए टीच कर सकता हूँ। ये बातें चेनशेंग को काफी ज्यादा भड़का रही थी और वो गुस्से में अपनी सोर्ड निकालता है और उसकी सोर्ड से वो आइस ऑरा भी निकलना शुरू हो जाता है। मगर अचानक चेनशेंग के रिएक्ट करने से पहले ही वहाँ पर कोई और शख्स आ पहुँचता है और आते ही कहता है कि तुम कुछ मामूली से लोग मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला रहे हो। वो बंदा वहाँ पर आते ही अपने एक ही पैर के साथ इतना ऑरा रिलीज करता है कि वो उस एरे को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। और हमें उस शख्स की बॉडी के साथ एक छोटा सा टोकन दिखाया जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये मास्टर असल में 17th मास्टर है, या फिर इसे 17th स्टेली भी कहा जा सकता है। ये देखकर वो सारे ही लोग सरप्राइज होते हैं कि ये तो 17th स्टेली है, क्या ये इन लोगों को खुद से पास करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए आया है। और वहां पे मौजूद एक सीनियर उन लोगों को बताता है कि इस 17th मास्टर ने अपने कुछ जूनियर्स को बहुत ही लंबे टाइम तक प्रिजन में रखा हुआ था, मगर उसके बाद उन्होंने उन सारे डिसाइपल्स को छोड़ दिया था। इसीलिए कभी भी इस मास्टर के सामने डिसरेस्पेक्ट वाला कोई भी बिहेव मत करना। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग फौरन से उसके आगे झुक जाते हैं और वो पहले वाला सीनियर कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे आ गया, मगर वो मास्टर आते हुए कहता है कि तुम कुछ न्यू कमर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तुम लोग मेरे हेवनली बुक पवेलियन में रहने के लायक नहीं हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहने के साथ वो अपने ओरा के साथ ही उन तीनों डिसाइपल्स को उड़ा कर रख देता है। मगर उसका एक जूनियर वो अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम लोग जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, इसीलिए प्लीज अपनी स्पिरिट पावर को यूज करके हमें इतना सप्रेस ना करें। मगर उन लोगों का वो सीनियर वो अपने ही सीनियर से कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो, मगर रियलिटी ये है कि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आता। ये कहने की ही देर थी कि वो मास्टर पलक झपकते ही उसके सिर पे आ पहुंचता है, जिस पर वो सीनियर भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मगर वो मास्टर उसके कान के पास आकर कहता है कि दफा हो जाओ। ये सुनते ही वो डर के मारे पीछे चला जाता है और अपने साथियों को लेकर फौरन से वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद वहां पे मौजूद सारे ही डिसाइपल देख रहे होते हैं कि उसके पास भी एक टोकन है और टैंक 36 कहता है कि ये भी एक स्टेली मास्टर है, यानी कि ये भी उन मास्टर्स में से एक है जिसने ये ओथ उठाई है कि वो लोग हमेशा से अपने माउंटेन को सर्व करेंगे और अपनी पूरी की पूरी लाइफ इसी को ही सर्व करने में गुजार देंगे, ताकि ये लोग इस हेवनली बुक रियलम के डाउ स्पिरिट पावर को अचीव कर सके। ये बात सुनकर चेन शेंग काफी सरप्राइज होता है, मगर टैंक 36 कहता है कि ये बिल्कुल सच है। ये बंदा अब इस माउंटेन का एक सर्वेंट बन चुका है जो कि अपनी पूरी लाइफ इसी माउंटेन पर गुजारेगा। जब तक ये जिंदा है ये इस माउंटेन से कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। ये बात सुनकर चेन शेंग कहता है इटर्नल लाइफ, वो भी सिर्फ एक माउंटेन के अंदर। और वहां पे मौजूद एक बंदा वो देखता है कि उसके सीनियर्स भाग गए हैं, तो वो फौरन से बाकी डिसाइपल्स के पास जाकर बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और यहाँ पर चेन शेंग वो सोच ही सोच में काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, तुम लोग आगे जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग वो एक बेम्बू फॉरेस्ट में आता है और वो अभी भी उसी मास्टर के बारे में सोच रहा होता है, मगर उसे वहां पर वो वॉल्फ वॉरियर दिखाई देता है। वो चेन शेंग से कहता है कि हेवनली बुक की रेफरेंस को हासिल करना ही बेस्ट है।
अगर तुम कुछ भी नहीं करते तो तुम अपनी लाइफ को बिना वजह वेस्ट करोगे। मगर चेनशिंग कहता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं समझ पाया हूँ, और जिंदा रहना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ ही जिंदा रहूं, और जब मैं मरूं तो भी मैं पूरे होशो हवास के साथ हूँ। मगर चेनशिंग उस वुल्फ वॉरियर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूं। इतने में उस वुल्फ वॉरियर को याद आता है कि पास्ट में उसके साथ क्या कुछ हुआ था, और चेनशिंग ने किस तरह नीडल टेक्निक के जरिए उसे सप्रेस किया था। जिसके बाद वो चेनशिंग से कहता है कि मैं अगर अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जिंदा रहूंगा तो फिर मुझे दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और ना ही इतनी बुरी लाइफ जीनी पड़ेगी। तो चेनशिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें गारंटी नहीं देता कि तुम प्रॉपरली ठीक हो जाओगे, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में चेनशिंग के सारे साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वो उस वुल्फ वॉरियर को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। और टैंक 36 उससे कहता है कि हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, हमें लगा कि तुम अकेले बोर हो जाओगे, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं एक जीनियस हूँ और मैं आराम से सब लोगों को सरपास कर सकता हूँ। हम लोगों को जो जगह ढूंढनी है वो यहाँ पर है। इतने में अचानक लीशिंग सेक के डिसाइपल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, और जब वो लोग उस वुल्फ वॉरियर को देखते हैं तो उन लोगों को पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मगर टैंक 36 उन लोगों से कहता है, तुम लोग जरूर हमारा पीछा कर रहे थे, तभी तुम लोग यहाँ पर पहुँचे हो, वरना ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हम लोग एक साथ एक ही जगह पहुँचे। मगर वो क्यान लड़की कहती है कि वो तुम लोग होगे जो कि हर वक्त पीछे पड़े रहते हो, हम लोग कभी भी किसी को फॉलो नहीं करते। मगर लुवुलु कहती है, तुम लोग हमेशा हमें मारने के पीछे पड़े रहते हो, और मैंने तुम लोगों के अंदर इस काम के अलावा और कोई चीज नहीं देखी। मगर यहाँ पर गो हानशी वो चेनशिंग को रिक्वेस्ट करता है, तो चेनशिंग भी उसके आगे ग्रीट करते हुए एक झाड़ू उठाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर हान, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही घर मौजूद है और हम दो ग्रुप हैं, तो इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पहले से ही इसकी सफाई करते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ पर रहते हैं। तो हानशी कहता है कि ठीक है, तो फिर इसे अभी से ही साफ करना शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गु हानशी अपने लोगों के साथ सफाई का काम करता है, जबकि चेनशिंग खाना पकाने का काम करवा रहा होता है। और क्यान जब उस वुल्फ वॉरियर से सफाई करते हुए टकराती है तो वो गुस्से में फिर से वहां से दूर चली जाती है। और फिर टैंक 36 अपने पार्टनर के साथ लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है, और वो उस पार्टनर के साथ काफी अच्छा फ्रेंड भी बन चुका होता है। जब वो लोग खाना बना लेते हैं तो सब लोगों के लिए एक साथ वहाँ पर खाना लाया जाता है। मगर क्यान कहती है, क्या यही खाना है? मुझे तो ये कोई सब्जी लग रही है। मगर लुवुलु कहती है कि ये चीजें तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, कम से कम भी हफ्ते में एक बार खाना ही चाहिए, और मुझे तो इन सब्जियों को खाए हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। मेरी नजर में इन ग्रीन वेजिटेबल से कोई और अच्छी डिश हो ही नहीं सकती। पर अचानक उन्हें फील होता है कि कोई और भी है यहाँ पे। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन लोगों को वही मास्टर नजर आता है जो कि पहले उन लोगों को मिला था। वो सीधा उन लोगों की तरफ आ रहा था, मगर वो उन लोगों को इग्नोर करता है और सीधा उस खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और चॉपस्टिक्स उठाता है और एक बाउल से एक सब्जी उठाकर खाने लगता है, जिस पर वो सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये सीनियर क्या कर रहा है। मगर जब वो सीनियर खाना खाता है तो उसे भी वो खाना बहुत पसंद आता है, जिस पर वो फौरन से अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जब वो अपने मास्टर के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खाया करता था तो उसे भी सेम वैसी ही फीलिंग्स आती थी। मगर यहाँ पर वो दोबारा से खाना उठाता, इससे पहले ही लुवुलु खाना उठा लेती है और कहती है कि सीनियर, भले ही आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि हम आप लोगों को यहाँ पर किसी किस्म की दादागिरी करने नहीं देंगे। मगर वो मास्टर उन लोगों को बताता है कि ये मेरा ही घर है, मैं पिछले 37 सालों से यहीं पर रह रहा हूँ। ये सुनने के बाद टैंक 36 कहता है कि 37 साल पहले यहाँ पर जो डिसाइपल रहा करता था वो आप थे। आपके बारे में ही डीन माओ हमेशा बात किया करते थे। इसका मतलब ये है कि आप ही हेवनली डाउ एकेडमी के नंबर 1 जीनियस हैं, जिसने हेवनली बुक पवेलियन को भी मास्टर कर रखा है। आप अगर शुन मी है तो फिर मैं बिल्कुल सही हूँ। मगर वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं इस खाने की वजह से तुम लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ। ये हेवनली बुक मोजेलियम असल में जीनस डिसाइपल्स का कब्रिस्तान है।
यहाँ पर तुम्हारे जैसे न जाने कितने ही डिसाइपल्स दफन हो चुके हैं। ये बात तो चेन शेंग को भी थोड़ा सा डरा देती है कि जीनियस लोगों का कब्रिस्तान। तो टैंक 36 कहता है इसका क्या मतलब है, जिस पर वो मास्टर कहता है तुम लोग जानना चाहते हो, ठीक है तो मैं तुम्हें उनकी सच्चाई के बारे में बताता हूँ। मगर यहाँ पर चेन शेंग उन लोगों से कहता है, मगर यहाँ पर चेन शेंग उस मास्टर से कहता है कि ये आपका घर है और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ पर अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए दीजिए। जिस पर वो मास्टर कहता है कि मुझे रोज 4 डिशेस और एक सूप बाउल हर रोज चाहिए और वो भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का। तो चेन शेंग इसके लिए हाँ कह देता है और वो लोग अब उस घर में रह सकते हैं। मगर जहाँ तक बात टैंक 36 की लिशन सेक के साथ की थी तो वो उनके साथ नहीं रहना चाहता था, पर बाकी लोग उनके साथ रहना चाहते थे। मगर चेन शेंग अभी भी उस मास्टर की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये बंदा जो कि इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा है, इसके कपड़े काफी ज्यादा फटे पुराने हैं और ऊपर से ये खाना भी बिल्कुल सिंपल सा मांग रहा है। इसके स्लीव्स में भी बहुत ज्यादा डस्ट जमी हुई है। इसे लग रहा है कि जैसे ये मास्टर अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सिर्फ हर वक्त अपनी ड्यूटी पर फोकस करता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने खूबसूरत माहौल में इस मोज़ेलियम के नीचे कोई ऐसा शख्स मौजूद होगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पर इतना साफ सुथरा पानी है और इतने खूबसूरत माउंटेन है, मगर उसके बावजूद भी इस मास्टर ने अपना हुलिया बिल्कुल भी नहीं बदला है। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे समझनी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंक 36 वो बाकी सब लोगों से कह रहा होता है कि फिलहाल हम लोग अपनी आपस की दुश्मनी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हेवनली बुक मोज़ेलियम में हमारे पास अपने अलग अलग प्लान से और हमें उन पर ही फोकस करना है। तो गो हानशी कहता है अगर ऐसा है तो फिर चलो हम लोग इन माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से चेन शेंग को दिखाया जाता है। सुबह होते ही वो बाहर आ जाता है और कहता है कि इस टेली एग्जामिनेशन में हर एक चीज पूरी तरह से रेडी है। पता नहीं ये एग्जामिनेशन इतना स्मूथ होगा भी या नहीं। अगले सीन में हम दोबारा से लुओ को देखते हैं, वो किसी चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी और हमें दिखाया जाता है उसके माइंड स्पेस के अंदर एक लाइटनिंग ट्रेजर होता है जो कि अपनी लाइटनिंग के जरिए उस पर अटैक कर रहा होता है। मगर लुओ उन अटैक्स को डॉज करते हुए अपने विप को बाहर निकाल लेती है और अपने विप के जरिए उस ट्रेजर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो टेक्निक्स चेन शेंग ने उसे सिखाई थी वो उन टेक्निक्स को बिल्कुल वैसे ही तरीके से यूज कर रही थी। और जब वो उस टोकन को हासिल कर लेती है तो वो कहती है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, जब अपने 5 पॉइंट एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर ले तो ये एनर्जी एक क्लस्टर फॉर्म में बाहर आती है। और दूसरी तरफ हम लोग टाइम 36 को देखते हैं, वो भी अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ होता है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लाउड्स हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन के सामने एक बहुत बड़ी स्टोन सोर्ड मौजूद होती है। उसे देखते ही टैंक 36 कहता है कि ये तो हजारों साल पुरानी टोंगमेंग सोर्ड स्क्रिप्चर है। इतने में उसे ऊपर से बहुत ही ज्यादा सोर्स आते हुए दिखाई देती है। अगले सीन में हम दोबारा से चेन शेंग को देखते हैं, वो वहाँ पे सब लोगों को देख रहा होता है कि हर एक शख्स अपने ट्रायल के लिए अपने माइंड स्पेस में जा रहा है और हेवनली बुक कप एक कप ऑफ वाइन की तरह है। जितनी वाइन ये पिएंगे ये उतने ही ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड बन जाएंगे। मगर ज्यादा वाइन पीना इन लोगों के लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग शायद उसे ज्यादा बर्दाश्त भी न कर पाए और हो सकता है कि शायद वो लोग इतने ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाएं कि वो लोग दोबारा होश में ही ना आए। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग तो अभी से ही ट्रायल्स में फेल होना शुरू हो गए थे और हर एक बंदे से इंडिविजुअली टेस्ट लिया जा रहा होता है। वो वहाँ पे हर एक शख्स को क्लियरली देख रहा होता है और उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और कहता है कि ये वो लोग हैं जो कि हमें डाओ कल्टीवेशन सिखाते हैं, मगर डाओ कल्टीवेशन इन्हें बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करती। वो देखता है कि वहाँ पर एक मास्टर 2 कल्टीवेटर्स को एक पानी वाली जगह पर रास्ता बनाने के लिए कहता है और फिर उन लोगों के ऊपर पैर रखते हुए उस पानी को क्रॉस करता है। और दूसरी तरफ एक और बंदा अपना ट्रायल दे रहा होता है और चेन शेंग कह रहा होता है कि हेवनली बुक ये रीइंकार्नेटेड है, इसीलिए ये सिर्फ एक बुक है, ना कि कोई गोल्डन रूल है। और हमें वहाँ पर उस हेवनली बुक के मैनेजर को भी दिखाया जाता है। वो लोग देख रहे होते हैं कि चेन शेंग कोई ट्रायल नहीं दे रहा, बल्कि वो यहाँ वहाँ घूम फिर रहा है। मगर
मगर चेनशेंग जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर रेड क्लाउड्स नजर आते हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि टैंक 36 खतरे में है। यहाँ पर हम देखते हैं टैंक 36 वो अचानक से बिल्कुल चेंज हो जाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है और मैं तकरीबन फुल स्क्रिप्चर को देखने ही वाला था। इतने में हमें दिखाया जाता है फिर से बहुत सारी सोर्स उसकी तरफ आती है और इतनी ज्यादा सोर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो सारी की सारी सोर्स को पीछे धकेल देता है। मगर उसका ऑरा वहां पे मौजूद बाकी डिसाइपल्स को काफी ज्यादा डरा देता है और टैंक 36 अजीब तरह से हंस रहा होता है जैसे कि वो कोई एविल बन चुका हो। मगर इतने में चेनशिंग वहां पर आते ही अपनी नीडल टेक्निक के जरिए उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका माइंड पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। उसे जल्द से जल्द ट्रीट करना ही होगा वरना उसके लिए खतरा होगा। पर इसे लग रहा था कि जैसे टैंक 36 वो सोर्ड टेक्निक को अचीव करना चाहता है और वो उसके लिए बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं था, जैसे कि शायद वो अब उसके लिए बिल्कुल पागल हो चुका हो। मगर टैंक 36 को रोकने के लिए चेनशेंग भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। मगर इतने में वो उस सोर्ड टेक्निक के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है और अपने ही मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।